हेलो दोस्तों, मैं एमडी सर एक बार फिर से प्रेजेंट हूँ एडवांस मैथ के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसमें हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, पॉलीगन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को पढ़ेंगे इसमें। तो देखिए, एडवांस मैथ का मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति को पढ़ने वाले हैं इसमें। क्षेत्रमिति को देखिए, क्षेत्रमिति को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले 2D, उसके बाद 3D। एरिया को पढ़ेंगे, उसके बाद वॉल्यूम को। अब इसमें क्या होता है, हमें मेनली पढ़ना यही है। इसमें एरिया को पढ़ना है मेन, ये कंप्लीट पढ़ना है। इसके बाद 3D के सारे फॉर्मूले मैं इनके बेस पे बनाना बताऊंगा। बस आपको अच्छे से इनके फॉर्मूले अच्छे से आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इसका एक भी सिंगल फार्मूला आपको याद नहीं करवाऊंगा, इसी से निकाल के दिखाऊंगा सारे फॉर्मूले। जैसे कि स्क्वायर बोले वर्ग, रेक्टेंगल आयत, ट्राइंगल त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज और सर्कल वृत्त। ये 2D के टॉपिक हैं। ये 2D के सारे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम 3D के इन्हीं से कंप्लीट करेंगे। जैसे हमें वर्ग आता है तो क्यूब आता है, वर्ग पे डिपेंड है क्यूब। स्क्वायर आता है तो क्यूब आता है, मतलब घन आता है। अब इसके बाद रेक्टेंगल आता है तो हमें कीवर्ड आता है घनाभ। घनाभ की बात मतलब रेक्टेंगल आता है तो घनाभ आता है। अब सिलेंडर की बात करेंगे, सिलेंडर है इससे कनेक्ट सर्कल से। सर्कल आता है तो सिलेंडर आता है, मतलब बेलन। और सिलेंडर आता है तो फिर कौन आता है, शंकु। एक दूसरे से कनेक्ट हैं सब ये। और शंकु आता है तो आपको स्फीयर आता है, गोला। और गोला आता है तो फिर हेमिस्फीयर आता है, अर्धगोला। और प्रिज्म पिरामिड कोई अलग से टॉपिक नहीं होते। ये सिलेंडर और कोन आपको आते हैं, तो प्रिज्म पिरामिड भी आपको अच्छे से आते हैं। तो इनको हम पढ़ेंगे। पहले 2D को पढ़ते हैं, इसके बाद 3D के सारे फॉर्मूले ड्राइव करना बताऊंगा मैं इनके द्वारा। एक भी आपको याद नहीं करना। चलिए देखिए, अब स्टार्ट करते हैं हम 2D को स्टार्ट कर रहे हैं स्क्वायर से, वर्ग से। देखिए वर्ग, चलिए देखिए वर्ग में आपको पता है वर्ग क्या होता है। इसकी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। मतलब इसकी सभी भुजाएं इक्वल होती हैं। साइड बोले इसको मैंने अगर ए नेम दे दिया तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। चारों भुजाएं इक्वल होंगी। तो और एक इसमें डायगोनल होता है। इसकी बात करें, मतलब अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को विपरीत शीर्ष को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, डायगोनल होती है, विकर्ण होती है। तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं। जैसे पेरीमीटर की बात करें, परिमाप की, परिमाप बोलें या फिर पेरीमीटर, क्या होती है पेरीमीटर देख लीजिए। किसी भी शेप के लिए, मैं इसके लिए नहीं कर रहा स्पेशली बात, किसी भी शेप की बात करूं, चाहे आयत हो और कोई त्रिभुज वगैरह, मतलब कोई सा भी शेप हो, उसकी पेरीमीटर की बात करेंगे तो उसकी सभी साइडों का सम होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइडों का योग। तो इसमें साइड क्या क्या है, ए प्लस, सभी साइडें ए हैं इसमें, ए प्लस ए। तो ये ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 4a। इसी को लोग बाग फॉर्मूला बना देते हैं कि वर्ग की परिमाप होती है 4a 4a, मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होती है, 4a। तो कोई ज़रूरत नहीं थी याद रखने की, बस आपको क्या आना चाहिए, उसकी सभी साइडों का सम क्या होता है, पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है। क्लियर। अब इसके देखिए एरिया की बात करेंगे। इसका एरिया क्या होता है, एरिया बोलें या क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए जो होता है साइड का स्क्वायर, भुजा का वर्ग या फिर ए स्क्वायर। साइड क्या थी इसकी, ए थी, तो ए का स्क्वायर इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। अब इसके एक डायगोनल की बात करते हैं। डायगोनल विकर्ण क्या होता है, डायगोनल या फिर विकर्ण क्या होता है, देखिए
डायगोनल होता है आपको ये, इसे बोलते हैं डायगोनल। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। हाइपोटेनस या कर्ड, कर्ड का वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये बन जाएगा a√2। ये निकालने का तरीका बता दिया मैंने कैसे निकालना है। अगर इसकी वैल्यू फाइंड करना है पाइथागोरस थ्योरम लगाइए इसमें, इजीली आपको ये मिल जाएगा डायगोनल। तो ये कुछ कंसेप्ट थे इसके, इनको लगा के इसके स्क्वायर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें एक कंसेप्ट और होता है, देखिए अगर हमें एरिया फाइंड करना है और क्वेश्चन में डायगोनल दिया है, क्वेश्चन में डायगोनल दिया तो कर तो ऐसे भी सकते हैं कि इसके इक्वल करिए, पहले जो डायगोनल दिया है उसे इसके इक्वल करेंगे, यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो हमें क्या करना है, ए की अगर डायगोनल दिया है और एरिया के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर आप याद रख सको तो ये होता है d²/2, d4 डायगोनल मतलब विकर्ण का वर्ग अपॉन 2। डायरेक्ट आप फॉर्मूला पुट करिए इस वैल्यू में, इसमें डायगोनल पुट कीजिए, आपको एरिया फाइंड होगा, एरिया मिल जाएगा। क्लियर है ना। तो ये कुछ कंसेप्ट थे इसके। अब चलते हैं, देखिए नेक्स्ट रेक्टेंगल को देखते हैं, आयत को। ये क्या होता है आयत, देखिए आयत क्या होता है, इसमें क्या होती है, लेंथ और ब्रेड्थ होती है, मतलब ये वाली साइड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है और ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, और सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इसे क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं, आयत बोलते हैं। इसमें भी एक डायगोनल होता है, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये डायगोनल हो गई। सेम वही कंसेप्ट इसमें भी, पेरीमीटर होगी तो क्या होगी, परिमाप, परिमाप या फिर पेरीमीटर, इसमें भी क्या होगी, वही 2 मतलब जो होगी L, इसको मैंने अगर L नेम दे दिया तो ये भी कितनी होगी L, इसको मैंने अगर B नेम दे दिया तो ये भी कितनी होगी, B होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसमें अगर पेरीमीटर की बात करें, अभी मैंने क्या कंसेप्ट बताया था पेरीमीटर के लिए, सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग। तो करिए L + B + L + B, सभी साइड का सम कर लिया। तो इसमें L भी 2 टाइम्स है और B भी 2 टाइम्स है, तो 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से, L + B। इसको लोग बाग याद करते हैं कि आयत की परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है, 2 × L + B, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई। इनको इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आपकी पेरीमीटर या परिमाप फाइंड हो जाएगी। क्लियर। अब इसके एरिया की बात करते हैं। इसका एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होगा एरिया, देखिए एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, L × V, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो होता है इसका क्षेत्रफल। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका एक डायगोनल इसमें भी होता है, तो डायगोनल निकालें या फिर विकर्ण निकालें, क्या होगा, विकर्ण, विकर्ण बोलें या फिर डायगोनल। तो देखिए क्या होगा, वही पाइथागोरस थ्योरम इसमें भी यूज करिए, जो होता है कर्ड, कर्ड का वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और उसमें रूट हटाएंगे तो मतलब इस पर रूट लग जाएगा, अंडर रूट में L²। पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो इजीली, L² + B², लेकिन निकालने के लिए इतना टाइम नहीं होता, तो आपको डायरेक्टली याद रखना ही रखना है इसको कि इसका डायगोनल का विकर्ण क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, रेक्टेंगल का डायगोनल √L² + B²। ये कुछ कंसेप्ट इसके थे। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, जैसे मैंने उसमें बताया था कि d²/2, इसमें नहीं होता d²/2, वो केवल स्क्वायर के लिए ही था। ठीक है, इसमें निकालना है तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा, डायगोनल दिया होगा तो आपको एरिया निकालना है, जो भी है जैसे भी पूछा है वो क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस उसमें देखेंगे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्राइंगल को। अच्छा, ट्राइंगल में देखते हैं, ट्राइंगल में टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कितने टाइप्स का होता है, जैसे 3 टाइप, तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, मतलब कोणों के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के, और 3 प्रकार के होते हैं भुजाओं के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ साइड पर कितने होते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजाओं के आधार पर, बेसिस ऑफ साइड, भुजाओं के आधार पर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, बोल दिया समबाहु त्रिभुज, समबाहु बोलें तो अभी एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। समबाहु बोलें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, सभी को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, इक्विलेटरल। और सेकंड वाला समद्विबाहु त्रिभुज,
समद्विबाहु मतलब आइसोसेल्स ट्राइंगल, और तीसरा वाला है विषमबाहु त्रिभुज। ये तो हो गए भुजाओं के आधार पर, मतलब ये होगा स्केलेन ट्राइंगल। ये भुजाओं के आधार पर हो गया ऑन द बेसिस ऑफ साइड। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज हो गए, और 3 प्रकार के होते हैं कोणों के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के आधार पर या फिर कोणों के आधार पर क्या होते हैं, 3 प्रकार के ये भी होते हैं। सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सेकंड होता है समकोण त्रिभुज। इसको सबको एक एक करके डिस्कस करूंगा, कौन क्या होता है कैसे अभी बताएंगे। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अधिक कोण त्रिभुज, ये होते हैं 3 इनके आधार पर होते हैं, एंगल के आधार पर। 3 होते हैं भुजाओं के आधार पर। अब इसमें हमें क्षेत्रमिति में मेंसुरेशन में बात करनी है समबाहु की, समद्विबाहु की, विषमबाहु की और राइट एंगल की। ये हम पढ़ेंगे न्यून कोण, अधिक कोण क्या होते हैं बता तो मैं यहाँ भी दूंगा थोड़ा सा, लेकिन इनको पढ़ेंगे ज्योमेट्री में डिटेल में क्या होता है। ये ट्राइंगल फिर से ज्योमेट्री में सारे ट्राइंगल पढ़ने हैं, लेकिन इनके ज्योमेट्री पे बेस है, एंगल पे बेस है, तो इसलिए इनको ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। बाकी 4 ट्राइंगल हमें यही डिस्कस करना है अच्छे से। देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्राइंगल क्या है देखिए, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में देखते हैं क्या होता है। समकोण, राइट एंगल नाम से ही क्लियर है, एक कोण 90 डिग्री होता है। समकोण किसको बोलते हैं, 90 डिग्री। कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाए उसी को बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। अब इसमें आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है, वो कहाँ होती है, समकोण त्रिभुज में ही होती है। 90 डिग्री की अपोजिट साइड आप सबको मालूम है, 90 डिग्री की अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, कर्ड होती है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होती है, कर्ड होती है। और इस पर डिपेंड, ये बेस और परपेंडिकुलर एज पर रिक्वायरमेंट चेंज होते रहते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ, अगर मैंने एंगल यहाँ दे दिया, ये वाला एंगल बोला है थीटा एंगल, इसके अनदर जो भी एंगल दिया है थीटा, तो जो भी एंगल दिया है उसके अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर। अगर एंगल ये दिया है तो परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा परपेंडिकुलर बोलें या फिर लंब बोलें। और जो रिमेनिंग साइड होगी वो होगी बेस, मतलब आधार। जो रिमेनिंग साइड होगी वो होगी बेस, आधार। अगर मैं इस एंगल को यहाँ गिवन कर देता, जैसे मैं एक ट्राइंगल और बना दूं अलग से, ये था राइट एंगल ट्राइंगल, और ये थीटा वाला एंगल मैंने यहाँ दे दिया, थीटा एंगल यहाँ दे दिया, तो हाइपोटेनस तो क्लियर है, 90 की अपोजिट साइड, तो ये तो हाइपोटेनस हो जाएगी। और परपेंडिकुलर कौन होगी, अब इस थीटा के अपोजिट साइड ये होगी परपेंडिकुलर, फिर रिमेनिंग साइड बेस ये होगा। मतलब परपेंडिकुलर बेस चेंज होते रहेंगे, एंगल डिपेंड करेगा कौन सा, ये वाला एंगल दिया है कि ये वाला एंगल दिया है। क्लियर है इतना, ये था राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। अब इसके फॉर्मूले देख लेते हैं थोड़ा सा, ये तो मैंने समझाया कि होता क्या है। अब इसमें से तीन वैल्यू दी हैं, इन तीनों में से कोई सी आपको 2 गिवन होंगी, तीसरी आप पाइथागोरस थ्योरम से इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसमें इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, 3 में से 2 गिवन होंगी और आप इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर, आप इससे तीनों साइड निकल जाएंगी। फिर इसमें फॉर्मूले कैसे यूज होंगे, पेरीमीटर की आपको जरूरत नहीं है। पेरीमीटर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सम ऑफ ऑल साइड, इन सभी तीनों साइडों का सम कर देंगे, क्या निकल जाएगी, पेरीमीटर। अब इसके एरिया की बात करते हैं, क्षेत्रफल। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी का क्षेत्रफल है। एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइपोटेनस नहीं है, ये हाइट है, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार इंटू 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये होता है इसका एरिया निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, किसका, राइट एंगल ट्राइंगल का। हाँ, अब सुने, कोई सा भी ट्राइंगल हमें दिया गया है, राइट एंगल हो, इक्विलेटरल हो, मतलब कोई सा भी ट्राइंगल हो, एक्सेक्ट मतलब जो भी है, बस उसमें हमें हाइट मिल जाए और बेस। हाइट और बेस दोनों लिख के दे दिए हैं क्वेश्चन में, आधार और ऊंचाई लिख के दे दिए हैं, तो आपको फॉर्मूला यही लगाना है।
एरिया का फॉर्मूला क्या लगाना है, चाहे भले हमें सभी के अलग अलग फॉर्मूले पढ़ लेंगे, लेकिन हमें हाइट दी है, बेस दी है, तो इससे आसान कुछ भी नहीं है। फिर आपको फॉर्मूला लगाना है 1/2 बेस इंटू हाइट, उसकी हाइट दे दे और बेस दे दे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट ट्राइंगल देखते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अभी राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ लिया, अब इक्विलेटरल को पढ़ते हैं। मैंने बोला जिसमें 4 पढ़ने हैं, 3 तो साइड के बेस पर हैं और 1 एंगल के बेस पर जो पढ़ लिया हमने। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज, नाम से ही क्लियर है, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, ये वाली भुजा, तीनों भुजाएं आपस में इक्वल होंगी। अगर मैंने इसको ए बोल दिया तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। अब आपको पेरीमीटर के लिए मैंने क्या बोला था, परिमाप या पेरीमीटर के लिए आपको मैंने क्या समझाया है, पेरीमीटर के लिए ये बताया सभी साइडों का सम a प्लस ए क्या हो जाएगा 3a। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं थी, आप वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग याद कर लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज की परिमाप 3a होती है, तो इसको जरूरत नहीं थी याद रखने की। अब इसके एरिया की बात करते हैं, एरिया या फिर क्षेत्रफल। तो देखिए एरिया क्या होगा, इसके एरिया की बात करेंगे। इसका एक स्पेशल एरिया का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखने ही रखना है। मैं निकालना सिखा दूंगा, अभी बता रहा हूँ, लेकिन आपको याद रखने ही रखना है, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है। तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए क्या है उसकी साइड है, भुजा है। क्लियर, ये आपको याद रखना है। समबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला आपको यही लगाना है। और इसमें एक फॉर्मूला और याद रखना होता है इसकी हाइट का। मान के चलो मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये इस पर एक मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर है जी। अब इस परपेंडिकुलर पे मैंने बोल दिया कि इसकी हाइट h दे दी, ऊंचाई इस ट्राइंगल की कितनी दे दी h। अब इसकी वैल्यू पूछ लेगा कभी कभी आपसे, इसकी हाइट कितनी होगी, तो हाइट निकाल दीजिए। तो एरिया था, हाइट बोले तो ऊंचाई इक्वल्स टू होता है, सेम इसी के जैसा फॉर्मूला, थोड़ा थोड़ा चेंज है। √3 इसमें भी था, इसमें 4 है नीचे, इसमें 2 होगा। इसमें a स्क्वायर था तो इसमें क्या हो जाएगा, a होगा केवल। क्लियर, ये होगा √3/2 इंटू साइड, ये इसका हाइट का फॉर्मूला हो गया ये एरिया का फॉर्मूला हो गया। अब ये एरिया आया कहाँ से था, हाइट कहाँ से आई थी, सब कुछ मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। पूरा करा नहीं रहा, मैं आपको बता देता हूँ, आपको करना है, आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे ये मैंने इसका बेस बोल दिया, इस पर हाइट डाली है ना, उसी को तो बेस बोलेंगे। अब मैं बोलूँ कि आपको मतलब एक मीडियन की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल में सारी लाइन सारे पॉइंट एक ही जगह पे होते हैं, इसलिए ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो a/2 इधर हो गया। मीडियन का काम होता है, ज्योमेट्री में पढ़ेंगे हम उसको, मीडियन को। माध्यिका क्या होती है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींची गई रेखा को माध्यिका कहती है, जो सामने वाली भुजा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, 2 भागों में बांट दे। तो ये a/2 हो जाएगा। अगर टोटल 10 होता तो 5 हो जाता कि नहीं, तो इसकी वैल्यू। अब इसमें देखिए इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो। इतने वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इसमें हाइपोटेनस दिया है, बेस दिया है, a/2, h की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। h की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, यही वाली आप सॉल्व करोगे ना, जी निकल के आएगी √3/2 इंटू a, जी अपनी h की वैल्यू निकल के आएगी, आप सॉल्व करोगे तो। पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लेना, आ जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर की जगह h रख देंगे, बेस स्क्वायर की जगह ये रख देंगे, आप सॉल्व करना, जी निकल जाएगी। अब बात करेंगे कि एरिया कहाँ से आया था। ये याद तो आपको रखना ही रखना, लेकिन आया कैसे था। मैंने अभी सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल में क्या बताया था, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसमें मैं 1/2 बेस इंटू हाइट करूँ तो 1/2 बेस कितना दिया है, इस पूरे ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, अब a है। हाइट कितनी निकली है अपनी इस ट्राइंगल में, √3/2 इंटू a। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, √3 है ये ऑलरेडी, a इंटू a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। ये अपना एरिया निकल गया। क्लियर है ना, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइंगल में यही होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसमें एक वैसे एंगल वाली प्रॉपर्टी है कि सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं जी, ज्योमेट्री में पढ़े भी लेंगे, वैसे पता रहता है आजकल सभी लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। 60 डिग्री के एंगल होते हैं, क्योंकि तीनों एंगलों का सम कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है ट्राइंगल के। चलिए देखिए अब नेक्स्ट ट्राइंगल पे चलते हैं।
आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स इसमें भी नाम से देखिए इसका नाम होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें समद्विबाहु में क्या होगा देखिए, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, द्वि मतलब दो, जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, जैसे मैंने बोल दिया ये वाली भुजा इसके इक्वल है, दो भुजाएं इक्वल है तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसमें एक बेस हो गया जो बी, इसको बेस दे दिया मतलब बी बोल दिया, ये ए बोल दिया। अब देखिए इसमें पेरीमीटर की बात करेंगे, वही क्या होगा ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं है आप इसके। वैसे इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ एरिया का, इसका फॉर्मूला एरिया का ये नहीं लगाना, मैं इसको तीसरा वाला ट्राइंगल है ना स्केलेन ट्राइंगल, उससे आप करना, इसको भी जल्दी आसान पड़ेगा। इस थोड़ा फॉर्मूला थोड़ा सा टफ है, मैं बता देता हूँ लेकिन आपको याद रखना है। तो देखिए क्या होगा, ये होता है 1/2 इंटू बेस, इतना तो दोनों उसमें भी था, 1/2 बेस इंटू हाइट था कि नहीं, तो 1/2 बेस हो गया। तो इसकी हाइट भी अगर बोलें तो यही होती है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये होता है √a² माइनस b²/4। ये आपका इसके एरिया का फॉर्मूला है। ए क्या है आप समझ गए होंगे, इक्वल वाली साइड में है जो थी ना साइड, वो ए है। बी क्या है, बेस है उसका, यहाँ भी वही भी है, वही भी यहाँ पर है। क्लियर इतना। तो देखिए 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधा तो जो हो गया, तो ये क्या हो रही होगी भाई, इस त्रिभुज की ऊंचाई हो रही होगी। मतलब हाइट भी अगर इसकी निकालना है तो इस वाले कंसेप्ट को रखे, मतलब √a² माइनस b²/4, इससे आप इसकी हाइट भी फाइंड कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं पड़ती। और आपका एक और ट्राइंगल इसमें बचा है, तो उसी से आप इसको करोगे। तो देखिए वो ट्राइंगल क्या है, स्केलेन ट्राइंगल, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु, विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं, नाम से क्लियर है। ये वाली भुजा ए बोल दी, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज। अब इसका एरिया का परिमाप की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, सभी भुजाओं का योग सम होता है। ठीक है, अब एरिया की बात करते हैं इसकी भी, ये सब लोगों को पता होता है, 9, 10, 11, 12 मतलब सब जगह पढ़ के आ रहे होते हैं, 9, 10 में ही। एरिया क्या होता है इसका, हेरोस फॉर्मूला सबने सुना होगा, वही होता है S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और इंटू S माइनस सी, ये इसके एरिया का फॉर्मूला होता है, किसके, विषमबाहु त्रिभुज के, स्केलेन ट्राइंगल के। क्लियर है इतना। इसमें S क्या है, अब आप सोच रहे हो S क्या है, ABC तो ठीक है इसकी साइड हो गई, लेकिन S क्या होती है, ये अर्ध परिमाप होती है, सेमी पेरीमीटर होती है, इसे बोलते हैं। पूरी परिमाप क्या आती है, A प्लस B प्लस C, इसमें 2 से डिवाइड कर दो तो क्या निकल जाती है, S की वैल्यू। सेमी पेरीमीटर बोले या फिर इसे बोलते हैं अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप या फिर सेमी पेरीमीटर, एस को बोला जाता है। तो पेरीमीटर का हाफ अर्ध परिमाप होगी। एस की वैल्यू जहाँ से निकल जाएगी उसे यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, एबीसी के आपको दी है, गिवन है। इससे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं अगर आप उसका फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो। और स्केलेन ट्रायंगल तो ये है ही, और आइसोसेल्स ट्रायंगल भी था ना अभी बताया था, उसको भी हम इसी से करेंगे, एरिया से। तो ये सबसे पहले आपको ये याद रखना है। और राइट एंगल ट्रायंगल का भी 1/2 बेस इंटू हाइट रखा है ना, उसको भी आप इससे निकाल सकते हो, बट टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए वो फॉर्मूले बाद में बनाए गए हैं। सबसे पहले यही फॉर्मूला था, हेरोस फॉर्मूला ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब ये दो ट्राइंगल मैं आपको समझाने वाला था ना कि न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल और एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या थे। तो देखिए एक्यूट का मतलब होता है सभी एंगल लेस देन 90 डिग्री हो, 90 डिग्री से कम कोण हो, 90 डिग्री से कम, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम एंगल होगा उसे बोलेंगे एक्यूट एंगल, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, और जिसमें कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री से मोर हो जाए, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, कोई सा भी एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो उसे बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। अब इसमें देखिए ये वाला एंगल 90 से कम है, ये वाला एंगल 90 से लेस है, ये वाला एंगल भी 90 से लेस है, तो जी तो क्या हो जाएगा न्यून कोण।
ठीक है। और ये वाला एंगल क्या, ये इसमें कोई सा भी एक एंगल 90 से ज़्यादा आ जाए, ये एंगल 90 से मोर आ गया, 90 से ज़्यादा कोई सा भी एक एंगल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। क्लियर है क्या इतना? ठीक है, इसको ज्योमेट्री में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, इनकी ज़रूरत पड़ती है, ज्योमेट्री में बहुत आएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं सर्कल। सर्कल बोले तो वृत्त, वृत्त की बात करते हैं। क्या होता है सर्कल? अब देखिए, सर्कल की बात करेंगे तो सर्कल में आता है सबसे पहले सेंटर। देखिए इसे बोलते हैं सर्कल का सेंटर, और सेंटर से चारों तरफ की डिस्टेंस ही इक्वल होती है। चाहे कहीं पर भी लाइन बना लूँ मैं, सेंटर से सभी साइड इक्वल। एक मैंने धागा ले लूँ, रस्सी ले लूँ, उसमें मैंने एक जगह पे उसको बांध दिया, फिर चारों तरफ उसको स्ट्रेट करके चारों तरफ घुमा दिया, तो उससे क्या बनेगा, सर्कल बनता है। बस वही बनाया, ऐसे यहाँ धागा था, इसको बांध के यहाँ पर, और रस्सी के एक टुकड़े को यहाँ पर चारों तरफ घुमा दिया मैंने, इसी को क्या बोलते हैं, सर्कल हो जाता है। इसका जो रस्सी की लेंथ होती है, उसकी जो होती है उसे बोलते हैं, सॉरी अभी लेंथ को बताएंगे। इसको तो सेंटर हो गया, जो आपको बता ही दिया, सेंटर जो हो गया। रस्सी के लेंथ को बोला जाता है इसमें रेडियस बोलते हैं, जैसे ये है, इसकी लेंथ देखिए, ये क्या, ये तो सेंटर था, इसे क्या बोलेंगे, रेडियस। तो इसमें ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस, मतलब सभी भुजाएं सब क्या होंगी, ये रेडियस होंगी। इसे आर से डिनोट किया जाता है, आर फॉर रेडियस, या बोले त्रिज्या, इसे बोलते हैं त्रिज्या। सेंटर को बोलते थे केंद्र, ये है त्रिज्या। सेंटर क्या था, केंद्र था अपना, ये है त्रिज्या। ठीक है, रेडियस समझ में आ गई होगी। अब आपसे क्वेश्चन एक बनता है, पूछता है कि रेडियस कितनी, मतलब किसी भी ट्राइंगल में कितनी त्रिज्याएं खींच सकती हैं, कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं रेडियस की, तो आपका आंसर होना चाहिए इनफाइनाइट। ऐसी लाइन कितनी भी खींच सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा, अनंत रेखाएं हो सकती हैं ऐसी जो त्रिज्या को प्रदर्शित करें, डिनोट करें। क्लियर? नेक्स्ट। अब देखिए, ये तो आपका सेंटर था, सेंटर था, अभी बताया था। सेंटर से अगर मैं इधर गया तो ये क्या है, रेडियस। इस सेंटर से इधर यहाँ तक गया तो ये भी क्या है, रेडियस। तो रेडियस रेडियस अगर इन दोनों मतलब पूरी लाइन दोनों साइड जा रही है, सेंटर से पास कर रही है, एक पॉइंट दे दिया मैंने, एक पॉइंट यहाँ पर दे दिया बी। तो ए बी अगर ये दोनों पॉइंट सेंटर से पास, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन अगर सेंटर से पास कर रही है तो उसे डायामीटर बोलते हैं। डायामीटर कितना होता है, रेडियस का डबल आपको दिख रहा होगा। डायामीटर मतलब बोले तो व्यास। व्यास क्या होगा, त्रिज्या का दोगुना, तो व्यास होता है 2r, d4 डायामीटर, या फिर व्यास त्रिज्या का क्या होता है, वो डबल होता है, आपको दिख भी रहा होगा, r प्लस r, डायामीटर डबल हो गया कि नहीं हो गया। चलिए देखिए, अब इसमें देखिए डायमीटर, ऐसे क्वेश्चन बनता है कि कितने डायमीटर इसमें खींचे जा सकते हैं, कितने व्यास बनाए जा सकते हैं। तो इसका कुछ लोग आंसर 4 देते हैं, कुछ 2 देते हैं, तो कुछ लोग एक इसको मान लेते हैं, एक इसको मान लेते हैं। 2 वाले तो ऐसे देते हैं, 4 वाले ऐसे दे देते हैं, एक ये है और एक ये है। तो और 6 वाले मतलब कुछ अलग अलग आंसर देते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। इसका भी कितने भी व्यास खींचे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन तो आता रहता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। व्यास की संख्या भी कितनी होती है, अनंत होती है। अब एक चीज़ और बतानी थी मुझे, यहीं पर सर्कल है, ये सर्कल पर कोई भी 2 पॉइंट है ए और बी, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन इसे बोलते हैं जीवा। जीवा बोलें या फिर इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं, जीवा या फिर कॉर्ड। समझ में आया, इसे बोलते हैं कॉर्ड। अब मैंने आपको एक बात बताने वाला हूं, देखिए ये भी तो सर्कल पे स्थित 2 पॉइंट है कि नहीं, तो ये भी क्या होनी चाहिए, कॉर्ड होनी चाहिए। तो हाँ, इसको भी कॉर्ड बोला जाता है, लेकिन ग्रेटेस्ट कॉर्ड होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है जी, सबसे बड़ी जीवा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा डॉट डॉट कहलाती है, क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। इसके बाद ऊपर छोटी होती जाएगी, नीचे भी छोटी होती जाएगी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब इसको सेक्टर को देखने से पहले इसके फॉर्मूले देख लीजिए थोड़ा सा सर्कल के। तो सर्कल के फॉर्मूले की बात करते हैं। हाँ, अब देखें सर्कल के। अब इसकी परिधि इसमें इसका स्पेशल नाम दे दिया जाता है सरकमफेरेंस, है वही परिमाप। परिमाप या परिधि एक ही बात है। सरकमफेरेंस का स्पेशल नाम दे दिया है सर्कल में, सरकमफेरेंस। तो उसकी सभी साइडों का सम साइड तो क्या थी, ये वाली थी, तो इसकी सभी साइडों का सम क्या होगा,
2πr। पाई की वैल्यू यहाँ पर होती है 22/7, सब लोगों को मालूम होगी 22/7 पाई की वैल्यू पुट करते हैं। आर क्या है, रेडियस है, त्रिज्या दी रहेगी उसमें। अब इसके परिधि होगी, सरकमफेरेंस हो गई। अब क्षेत्रफल की बात करेंगे, एरिया की। क्षेत्रफल क्या होता है इसका, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू मैं बता चुका हूँ, आर उसमें गिवन होगा, तो इससे आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखें, अब इसमें सेक्टर देखते हैं। ये तो सेंटर था एक, आपको पता है सेंटर, सेंटर से ये क्या थी, रेडियस, ये भी क्या है, रेडियस, ये भी आर है, ये भी आर है। इन दोनों रेडियसों से एक सेक्टर काट दिया, एक ये हिस्सा काट दिया, पिज्जा होता है उसमें से इतना हिस्सा काट के निकाल लिया। अब उसका आप एरिया पूछा, इसका एरिया क्या होगा जो काट के निकाला है, तो उससे पहली बात तो क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं इस भाग को। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कल का एक सेक्टर है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है। और हिंदी में बोल देते हैं इसको त्रिज्यखंड। क्यों बोलते हैं त्रिज्यखंड, क्योंकि त्रिज्याओं से काटा हुआ खंड है ये, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड बोलते हैं इसको हिंदी में, क्योंकि त्रिज्याओं से काटा हुआ खंड है, इसलिए त्रिज्यखंड बोल दिया। इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या फिर एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, टोटल एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर। उसमें से कितने एंगल पे चाहिए हमें, थीटा एंगल पे। टोटल एंगल कितना होता है, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है पूर्ण कोण, तो उसमें थीटा चाहिए हमें कितने में से, 360 में से। तो कोई कठिन नहीं है, कुछ नहीं है, अलग से एरिया ऑफ क्या हो गया जी, सेक्टर हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्लियर। अब इसमें एक होती है आर्क, या चाप की लंबाई भी और पूछ लेते हैं, इसे बोलते हैं आर्क, इसे आर्क बोलते हैं, आर्क या फिर चाप। इसकी लंबाई आपसे पूछी जाती है, तो कैसे निकालते हैं देखिए। वही टोटल लंबाई कितनी थी इसकी, टोटल लेंथ कितनी थी, सरकमफेरेंस कितनी थी, परिधि 2πr थी। तो चाप, इसकी चाप की लंबाई हो जाती है 2πr, टोटल थी, उसका कितना पार्ट लेना है हमें, थीटा अपॉन 360। थीटा की वैल्यू आपको गिवन होगी, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं, समझ गए ना। ये होता है, देखो आर्क ये बना है, इसे चाप बोल दिया। नेक्स्ट, हाँ अब देखिए, ये तो आपको पता है कॉर्ड थी, जीवा मैंने आपको समझाई है जी, जीवा थी। जीवा से ये क्या थी, जीवा, कॉर्ड। जीवा से काटे हुए मतलब सर्कल के 2 पार्ट होते हैं, एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया। जो स्मॉल वाला पार्ट रहता है उसे माइनर सेक्टर बोला जाता है, जो मेजर वाला बड़ा वाला पार्ट रहता है उसे मेजर सेक्टर बोलते हैं। माइनर मतलब लघु सहखंड होता है, वो दीर्घ सहखंड होता है, एक दीर्घ सेकंड। ये इसकी ज्योमेट्री में ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, ये मेजर सेक्टर और ये माइनर सेक्टर, लघु सेकंड, दीर्घ सेकंड, मतलब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ज्योमेट्री में, तो मैं आपको उसको बताऊंगा। क्लियर। चलिए देखिए, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने, रेडियस, सेंटर वेंटर सब क्या था, ये आपको मैं सब डिस्कस कर चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। नेक्स्ट चलते हैं, अब पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल को, चतुर्भुज को। चतुर्भुज क्या होता है देखिए, चतुर्भुज देखिए, चतुर्भुज को पढ़ते हैं। चतुर्भुज में अगर टाइप पढ़ेंगे हम, इसमें क्या होते हैं, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, फिर समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज की बात करेंगे, और समचतुर्भुज की बात करेंगे, ट्रेपेजियम, एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं डीपली। ये भी देखिए, वर्ग और आयत जो दो हम पढ़ चुके हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर, वो भी इसी का पार्ट होते हैं चतुर्भुज का, लेकिन उसको सबसे अलग से पढ़ लेते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट इसी का वो। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है देखिए, समांतर चतुर्भुज होता है, इसकी भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, आयत के जैसा होता है बिल्कुल, लेकिन आयत के सारे एंगल 90 डिग्री थे, इसमें एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता, बस इतना ही थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। और पेरीमीटर की बात करेंगे, वही l + b + l + b, सभी साइड का सम, तो 2 × l + b हो जाएगा, तो इसलिए पेरीमीटर की बात नहीं कर रहे, इसमें एरिया की बात करेंगे। एरिया देखिए, एरिया क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का एरिया होता है आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। ये है आधार
और ए है ऊंचाई। क्वेश्चन में बोल के देंगे कि एक समांतर चतुर्भुज की आधार इतने सेंटीमीटर का है, ऊंचाई इतने सेंटीमीटर का, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, 1/2 नहीं रहता इसमें, डायरेक्ट आधार इंटू ऊंचाई रहता है। क्लियर है ना इतना? ठीक है। अब देखिए इधर आधार इंटू ऊंचाई हो गया। अब आपके कोई आधार ऊंचाई नहीं देगा, ये एल वगैरह दे देगा, तो देखिए एक और होते हैं इसके एरिया के फॉर्मूला, क्षेत्रफल कैसे और निकाल सकते हैं। मान के चलो ये बोल के देगा क्वेश्चन में कि लंबाई वाली भुजा पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया लंब, इसको मैंने H1 बोल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, तो एरिया बताइए क्या होगा। इसकी लेंथ दे देगा और इसकी लेंथ दे देगा, तो ये होगा L इंटू एच। फिर आधार का काम कौन, H1 सॉरी, L इंटू बी नहीं, L इंटू H1। तो आधार का काम फिर कौन करेगा, आधार का काम करेगा L, ऊंचाई इसमें दी है। अगर कहीं जे परपेंडिकुलर हमें बी वाली साइड पर डाल के दे दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया बी वाली साइड पर, इसको मैंने बोल दिया H2, तो एरिया क्या होगा V इंटू H2। क्लियर है? उसमें कुछ है ही नहीं, बस आधार इंटू ऊंचाई। जिस पर परपेंडिकुलर डाला है वो आधार, जिस पर परपेंडिकुलर नहीं डाला है वो ऊंचाई। क्लियर है ना? आधार और ऊंचाई, इतना क्लियर हो गया सबको। L इंटू H1 और B इंटू H2। क्लियर है ना? V इंटू मतलब जिस पर आधार, जिस पर परपेंडिकुलर आ रहा है वो बेस होगा अपना, तो आधार इंटू ऊंचाई समझिए, एक ही कंसेप्ट है, वो दोनों अलग अलग से, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट रोम्बस। हाँ, इसकी बात करते हैं। रोम्बस को बोला जाता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है देखें, समझें, इसको समझ लें। अगर चतुर्भुज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, या फिर एक और आएगा ट्रेपेजियम, अभी समांतर चतुर्भुज की ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते पैरेललोग्राम के। तो देखिए रोम्बस को समझिए। इसमें क्या होता है, समचतुर्भुज, सम मतलब समान, चतुर मतलब चार, भुज मतलब भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, वही वर्ग की तरह ये वाली भुजा, चारों भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं, वर्ग में चारों भुजाएं। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, बस उसमें सारे एंगल 90 डिग्री थे, इसमें एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, जो हो गया अपना समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होगा, देखिए पेरीमीटर की बात करेंगे तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए क्या हो जाएगा 4a। जरूरत नहीं है आपको, लेकिन एक ही, क्योंकि परिमाप क्या होती है, सभी भुजाओं का योग। अब एरिया की बात करते हैं। इसका एरिया होता है एरिया ऑफ रोम्बस या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका एक अलग से फॉर्म, इसको बोलते हैं डायगोनल या बिकर्ड, ये दूसरा डायगोनल होता है, इसे भी बिकर्ड बोलते हैं। अगर मैंने इसको बोला 1/2 d1 इंटू d2, बिकर्ड 1 इंटू बिकर्ड 2, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है। क्लियर है इतना? अब देखिए इसमें क्या होगा, कभी कभी आपको एक फॉर्मूला और होता है, मैं बता रहा हूँ, फिर उसका शॉर्ट फॉर्म भी बताऊँगा। a² बराबर जो होता है d1/2 होल स्क्वायर प्लस d2/2 होल स्क्वायर। यहाँ से आपको एक बात क्लियर हो रही होगी इस वाले फॉर्मूले से कि दोनों डायगोनल जब तक नहीं देंगे तब तक हम उसका एरिया नहीं निकाल सकते। दोनों बिकर्ड देने ही पड़ेंगे तभी उसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि एक डायगोनल दे देगा कोई सा भी और उसकी साइड दे देगा, साइड दे देगा तो आपको दूसरा डायगोनल, सेकंड डायगोनल, इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। सेकंड डायगोनल आ जाएगा, इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। या फिर कभी कभी क्या बोलेगा, दोनों डायगोनल तो दे देगा, फिर एरिया नहीं पूछता, वो फिर साइड पूछ लेगा, उसकी साइड क्या होगी। तब भी आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करोगे, आपको दोनों काम हो जाएंगे। इन तीनों में चीज़ों में से, तीनों वैल्यू में से कोई सी दो गिवन रहेंगी 100%। तीसरी आप निकाल के सब कुछ निकाल सकते हो। लेकिन इस चीज़ को आप डायरेक्टली भी कर सकते हो अगर आपको कुछ ट्रिपलेट याद हैं तो, जैसे पाइथागोरस थ्योरम यूज होते हैं ना, या फिर नहीं है तो भी आप देखिए कैसी है। देखिए इसकी एक प्रॉपर्टी होती है सम चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके दोनों डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। तो कितने डिग्री पर, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, चारों तरफ मतलब 90 डिग्री पर। समद्विभाजित का मतलब क्या है, जितना जे होगा उतना ही जे होगा, जितना जे होगा उतना जे होगा, ये समद्विभाजित का मतलब है। अगर मैंने आपसे बोल दिया कि इसका जो वाला डायगोनल 6 सेंटीमीटर का था, 6 का था तो 3 इधर हो जाएगा और 3 इधर होगा, सीधी सी बात है। और इसकी साइड को मैंने दूसरा डायगोनल बोल दिया सेकंड 8 सेंटीमीटर का है, तो 4 इधर होगा,
4 इधर होगा। तो बताइए इसकी साइड क्या होगी भुजा। आपको अगर ट्रिपलेट आते हैं 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनस होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, वो क्या होती है 3 4 5 का ट्रिपलेट रहता है। आपको याद होनी चाहिए ये ट्रिपलेट 3 4 5 5 12 13 6 8, एटलीस्ट ये 3 तो याद होनी ही चाहिए। इनमें से अधिकतर क्वेश्चन आप डायरेक्टली बना सकते हो, और कभी कभी क्या भुजा दे देगा, ये दे देगा, दूसरा डायगोनल पूछेगा, तब भी आप ऐसे ही कर सकते हो ना इजीली, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ये आगे आपका हो गया रोम्बस कंप्लीट। सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो डायगोनल की वजह से। अब देखते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है इसको समझ लीजिए। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज क्या होगा देखिए। हाँ, इसमें एक डायग्राम और दूसरे तरीके से बनाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। बोट देखिए, बोट उसका साइड व्यू ऐसे बना लूँ मैं इसको, या फिर ऐसे बना लूँ इसके साइड व्यू, या फिर मैं ऐसे में बना लूँ, एक ही बात है, या फिर ऐसे बना लूँ मैं, चाहे जैसे बना लूँ, सभी क्या है जे ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज हैं। ठीक है, ये भी क्या था समलंब चतुर्भुज था। अब इसमें समलंब चतुर्भुज के लिए क्या पता होना चाहिए, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 भुजाएं समांतर होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। लेंथ कितनी भी हो सकती है, 2 भुजाएं समांतर होनी चाहिए। मतलब ये वाली भुजा, सॉरी ये वाली भुजा इसके पैरेलल है, दोनों भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल है, इक्वल नहीं है, पैरेलल है, समांतर है। समांतर होना चाहिए बस, कोई सी भी 2 भुजाएं, चारों हो जाए वो वाली बात अलग है, लेकिन एटलीस्ट 2 भुजाएं तो समांतर होना ही होना चाहिए, तभी उसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। क्लियर। इसमें देखिए ये वाली दोनों भुजाएं समांतर थी, इसमें ये वाली दोनों भुजाएं समांतर थी, इसमें ये वाली थी, इसमें ये वाली दोनों भुजाएं पैरेलल थी, समांतर थी। क्लियर। अब इसमें देखिए फॉर्मूले देखते हैं कुछ। फॉर्मूले दिखा रहा हूं। हाँ, इसका एरिया, पेरीमीटर की बात इसमें कभी करेगा ही नहीं, पेरीमीटर ही करेगा तो ये वाली साइड भी देख के, इसमें ये वाली साइड भी देगा, ये वाली साइड भी बोल के देगा। तो इसमें एरिया की बात करते हैं। एरिया या क्षेत्रफल क्या होता है, जो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल साइड। मतलब समांतर भुजाएं क्या है, ए और बी, तो ए प्लस बी, लैंग्वेज में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे समांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल साइड, इनटू एच, उनके बीच की दूरी बोलें या फिर हाइट बोलें, एक ही बात है, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ये इसका फॉर्मूला होता है। आप इससे इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्लियर। अब इसमें आपको एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा, या फिर मैं सारी चीज़ें यहाँ क्लियर कर देता हूँ। अभी हमने पैरेललोग्राम पढ़ा था, समचतुर्भुज पढ़ा था, समलंब चतुर्भुज सॉरी। इसमें क्या थी, अपोजिट साइड सारे इक्वल थी, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके, ये एल थी तो ये भी एल, ये बी है तो ये भी। अब मैंने आपको बोला कि इसके बीच की डिस्टेंस आपको दी है, ये लंब दिया है, सब परपेंडिकुलर है H1। इसका फॉर्मूला निकाला था ना अभी, तो देखो इस वाले फॉर्मूले से भी इसका आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, मैंने अभी क्या बोला था, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, या तो इधर से निकालो या इधर से। समांतर भुजाएं L प्लस L क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा, इंटू उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, H1 हो जाएगी। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अभी मैंने आपको क्या बताया था, इसका फॉर्मूला L इंटू H1 बताया था कि नहीं। तो इस वाले फॉर्मूले से दोनों ही निकल जाते हैं, समचतुर्भुज का भी निकलेगा। जैसे मैं अब देखो समचतुर्भुज का निकाल देता हूँ। समचतुर्भुज में डायगोनल के फॉर्म में दिया है तो उसे छोड़िए। देखिए अभी आपको क्या याद रखना है, कोई सा भी फॉर्मूला, जैसे मैं आप आयत का बताऊँ, आयत आप पढ़ के आए हो, रेक्टेंगल, ये L, ये L, ये V और ये B। मैंने आपको बोला था 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ये भी समांतर हैं और ये भी समांतर है, चाहे जो से ले सकते हैं। समांतर भुजाओं का योग ये ले लेते हैं, B प्लस B क्या हो जाएगा, 2B, इंटू उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, जितनी ये है उतनी तो इनके बीच की डिस्टेंस होगी L। तो 2 से 2 कट गया, देखिए L इंटू B। ये अभी आयत का क्षेत्रफल ये था कि नहीं था, L इंटू B। तो आप कोई सा भी ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है ना। चाहे वर्ग का भी निकाल सकते हो, कैसा भी निकाल सकते हो।
आप देखिए ये आपकी 2D की थ्योरी कंप्लीट हुई। आपके 2D वाले सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, याद करनी ही पड़ेंगे, वो मजबूरी है, आपको याद करनी ही पड़ेंगे अगर आपको 3D को अच्छे से करना है। क्वेश्चन आपके 3D में से ज़्यादा आते हैं फॉर कंपेरिजन 2D के। 2D के कंपेयर में 3D के क्वेश्चन आपके ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन आपको 3D में एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना। मैं सारे फॉर्मूले यहाँ पर निकाल के दिखाऊंगा। पहले एक एक करके वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, उनके मतलब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसके बाद 3D की थ्योरी को मैं आपको सारे फॉर्मूले निकालना सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, तो इससे क्या है और भी लोग देख चुके हैं मतलब देख सकें, उनका भी थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए। क्योंकि कोई सा भी एग्जाम मतलब मेंसुरेशन मतलब बोले तो या एडवांस मैथ के लिए, जिस एग्जाम में आता है एडवांस मैथ, तो कोई से भी एग्जाम के लिए आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस थ्योरी से, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपको बताऊंगा, तो किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।